सुमित्रा काफी अमीर थी, इसलिए वो गरीब लोगों से नफरत किया करती थी। सुमित्रा की बड़ी बहू प्रिया भी काफी अमीर घराने से थी, पर सुमित्रा की छोटी बहू कोमल एक गरीब घर की लड़की थी। सुमित्रा के छोटे बेटे अमित ने सुमित्रा के खिलाफ जाकर एक गरीब घर की लड़की से शादी की थी, इसलिए सुमित्रा अपनी छोटी बहू से नफरत करती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी और दीदी, मैंने आप दोनों का लंच तैयार कर दिया है, आप दोनों चलकर खा लीजिए। तुझ गरीब को पता भी है हम लोग लंच में क्या खाते हैं और डिनर में क्या। तुझे आए इस घर में अभी दिन ही कितने हुए हैं। ए लड़की, किससे पूछकर तू किचन में गई और तूने हमारे लिए लंच बनाया? माँ जी, मुझे इस घर में आए हुए 10 दिन हो गए हैं। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, बस इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए खाना बना दिया है। एक बार आप जाके खा लीजिए। क्या बात है, घर में आते ही इस घर को अपना बना लिया। माँ जी, अब बेचारी इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो चलकर क्यों ना खा ही लिया जाए। प्रिया अपनी सास को इशारों में कुछ समझाती है और सुमित्रा अपनी बड़ी बहू प्रिया की बातों को समझ जाती है। अब दोनों कोमल का हाथ का बनाया हुआ खाना खाने के लिए बाहर जाती है और खाने का एक निवाला खाकर कोमल के ऊपर फेंक देती है। ये खाना बनाया तूने हमारे लिए? ऐसा घटिया खाना तुम जैसे गरीब लोग ही खाते होगे। माँ जी, ये आपने क्या किया? इतना सारा खाना इस बेचारी गरीब लड़की के ऊपर फेंक दिया। इस बेचारी के पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें से एक खराब हो गए। अब ये बेचारी क्या पहनेगी? इतने ही गरीब थी तो अपनी हैसियत वाले घर में जाती ना, क्यों बनी इस घर की बहू? इसकी वजह से मेरे और मेरे बेटे के बीच का रिश्ता तो खराब हो गया ना। इतना बोलकर सुमित्रा और प्रिया वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी कोमल को बहुत दुख होता है और वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है, पर वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। रात को अमित घर आता है और कोमल को अपने कमरे में देख उससे कहता है, क्या कोमल, तुम हर समय अपने कमरे में रहती हो? अगर तुम माँ और भाभी से बात नहीं करोगी तो वो तुम्हें जानेंगे कैसे? नहीं अमित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है। वो क्या है ना, आज से पहले मैं कभी भी इतने बड़े घर में नहीं गई और मुझे इन सब की आदत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, चलो मेरे साथ बाहर, आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे। अब अमित जबरदस्ती कोमल को अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ सुमित्रा कोमल को देखकर वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर प्रिया अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है और उसके कान में धीरे से कहती है, माँ जी, होश से काम लीजिए। अमित की नजरों में अच्छा बनकर इस गरीब को इस घर से धक्के मारकर निकाल दीजिए। अगर आप अमित की नजरों में बुरी बन गई ना, तो ये लड़की ना इस घर की रानी बन जाएगी। प्रिया के कहने पर सुमित्रा बैठ जाती है और कोमल से मीठी मीठी बातें करने लगती है। ये सब देखकर अमित को विश्वास हो जाता है कि घर में सभी ने कोमल को अपना लिया है, पर अमित के जाने के बाद सुमित्रा और प्रिया अपने असली रूप में आ जाती हैं। तुझे क्या लगा तू अपने आंसू दिखाकर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर देगी? अरे बहुत देखे मैंने तुझ जैसी गरीब लड़कियों को। मैं तुझे अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। देखो देवरानी जी, तुम हमारे इस घर के लायक नहीं हो, जानती भी हो। जब मैं इस घर में आई थी तो मैं BMW कार और ना जाने कितने महंगे तोहफे लेकर आई थी। तुम क्या लेकर आई हो? 2 जोड़ी कपड़े। मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ। और मैंने अमित जी से जबरदस्ती शादी नहीं की थी, उन्होंने मुझसे शादी की थी मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद। मेरे बेटे ने तरस खाकर तुझसे शादी करी थी, क्योंकि तेरी उस मर रहे बुढ़े बाप का एक्सीडेंट मेरे बेटे की गाड़ी से हुआ और तेरा मरता बाप तेरा हाथ मेरे बेटे के हाथ में थमा गया। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अमित के सामने मैं कितनी ही अच्छे से तुझसे बात क्यों ना करूं, पर तू मेरे सामने खड़ी मत रहना। चल दबाओ यहाँ से। अपनी सास की बातें सुनकर कोमल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रिया अपने देवर और देवरानी के बीच में फूट डलवाने के लिए कोमल से झूठ कहती है। कोमल, तुम्हें आए हुए 1 महीना हो गए, पर मुझे अब तुम्हारे लिए बुरा लगता है। सही कहा था तुमने उस दिन। तुम गरीब हो पर हमारी तरह इंसान ही हो। मैं कुछ भी नहीं समझी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ ताकि तुम्हारा और देवर जी का रिश्ता मजबूत हो सके। मैंने देखा है तुम देवर जी के बारे में कुछ नहीं जानती, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हो। अगर हाँ, तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं? बताइए ना कि मैं क्या करूं ताकि जिससे अमित जी के मन से ये बोझ हट जाए कि मेरे पिताजी की मौत का जिम्मेदार वो हैं।
देवर जी को खीर बहुत पसंद है। तुम एक काम करो, आज रात उनके लिए खीर बनाना और उनसे अपनी मन की सारी बात कह देना। देखना, इससे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत होगा। इतना बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। बेचारी कोमल अपनी जेठानी की बातों में आ जाती है और अमित के लिए खीर बनाती है। अमित को खीर की खुशबू से ही एलर्जी थी और रात को जब अमित घर आता है तब कोमल अमित को खीर देती है। खीर देख अमित को गुस्सा आ जाता है और वो कोमल पर नाराज हो जाता है। कोमल, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें घर में किसी ने बताया नहीं कि मुझे खीर की खुशबू से भी एलर्जी है? तुम चाहती क्या हो, कि मैं मर जाऊं? तुम अपने पिता की मौत का गुनहगार मुझे आज भी मानती हो, पर मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। नहीं अमित जी, मैं अपने पिताजी की मौत का जिम्मेदार आपको नहीं ठहरा रही। वो तो बस ये सब मैंने रहने भी दे, जब से आई है तब से तूने मेरे बेटे का जीना आराम कर रखा है। मैंने तुझे कहा था कि अमित को कभी खीर मत देना और तूने बिना पूछे अमित को खीर क्यों दी? सही कहा बेटा तूने। तेरी जान की दुश्मन बनी बैठी है और तू इस पर अपनी जान लुटा रहा है। देवरानी जी, आपने बिल्कुल सही नहीं किया। भला अपने पति के साथ कोई ऐसा करता है? माना कि देवर जी से एक छोटी सी गलती हुई, पर आप भूले मत कि आपके पिताजी वैसे ही मरने वाले थे। अमित कोमल से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर कोमल भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर प्रिया और सुमित्रा को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगती है। प्रिया बहू, तेरा ये आइडिया काम कर गया। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अब आएगा मजा। अब देखती हो इस कलमोई को घर से निकालने में मुझे कौन रोकता है। पर इसके लिए माँ जी आपको थोड़ा और सब्र रखना होगा। भले ही आज देवर जी उस गरीब लड़की से नाराज हुए हैं, पर उनके मन में अभी भी उसके लिए प्यार जिंदा है। इस तरह से सुमित्रा और प्रिया हंस हंस के बातें कर रही थी, जिस पर उनकी सारी बातें अमित सुन लेता है। जिसके बाद अमित उन दोनों के सामने आकर उनसे कहता है, आप दोनों ने बहुत अच्छा प्लान बनाया, पर अफसोस आपका प्लान फेल हो गया, क्योंकि मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अब आप दोनों चाहे कितनी भी चाल क्यों ना चलने पर मैं कोमल को कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटा तू पागल हो गया है उस गरीब लड़की के पीछे। मैं तेरी शादी बहुत अच्छी लड़की से कराऊंगी जो अपनी तरह अमीर होगी। माफ करना माँ, पर मैं आपकी ये ख्वाहिश इस जन्म में पूरी नहीं कर पाऊंगा। आपने कोमल के साथ बहुत बुरा किया है, पर अब कोमल आप दोनों का और अत्याचार नहीं सहेगी। मैं कोमल के साथ अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। रहिए आप अपने इस बड़े घर में अकेले। बेटा मेरी बात सुन, अगर तू चला जाएगा तो हमारा कारोबार कौन संभालेगा? इस तरह से सुमित्रा अमित को काफी रोकने की कोशिश करती है, पर अमित अपनी माँ और भाभी की एक नहीं सुनता और कोमल के साथ घर छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद अमित कोमल के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है और कोमल एक बेहतर जिंदगी जीती है। अर्चना की 3 बहू थी, सपना, कोमल और दिव्या। अर्चना की तीनों ही बहू बहुत सुंदर थी और होती भी क्यों ना, आखिर उसकी तीनों ही बहू मॉडल जो थी। अरे रे, मेरी तो भाग्य ही खुल गई इतनी सुंदर बहू पाकर। पर वो क्यों माँ जी? अरे बहू जिसकी एक नहीं बल्कि तीनों बहुएं मॉडल हो, वो सास कैसे खुश ना रहे। सासू माँ, हम भी बहुत खुश हैं कि हमें आप जैसी सास मिली, वरना सास को तो मॉडल बहू पसंद ही नहीं होती। बहू वो सास ना पागल होती हैं जिन्हें अपनी मॉडल बहू पसंद नहीं आती। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आज मेरी सहेली के घर पे उसकी बहू की मुंह दिखाई है तो मैं वहीं जा रही हूँ। मैं कहती हूँ कि तुम तीनों भी मेरे साथ ही चलो। माफ करना माँ जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत काम है। दीदी सही कह रही है सासू माँ, मुझे भी बहुत काम है। अगर काम ना होता तो शायद हम तीनों आपके साथ चले जाते। इस तरह से अर्चना की तीनों बहू काम का बहाना मार देती है। अब अर्चना अकेले ही अपनी सहेली के घर जाती है, जहाँ वो उसकी बहू का मोटापा देखकर अपनी ही सहेली पर हंसने लगती है। अरे यार, तेरी आंखें हैं या कोई बटन, तुझे दिखाई नहीं दिया? तूने अपने इतने हैंडसम बेटे की शादी इस मोटी लड़की से करवा दी। आखिर मेरी बहू में खराबी क्या है अर्चना, जो तू ऐसे हंस रही है? माना कि मेरी बहू थोड़ी मोटी है, पर मेरी बहू एक डॉक्टर है और मुझे अपनी बहू में मोटापे से फर्क नहीं पड़ता। अरे तेरी बहू डॉक्टर है तो क्या हुआ, मेरी भी तो तीनों बहुएं मॉडर्न हैं और मेरी बहुओं के सामने ना तेरी बहू की कोई बराबरी ही नहीं है।
ना रंग में, ना रूप में, ना उनके शरीर में। अर्चना, जैसे तुझे अपनी मॉडर्न बहुओं पर घमंड है वैसे ही मुझे अपनी बहू पर, इसीलिए तू मेरी बहू के खिलाफ कुछ ना कहे ना तो ही अच्छा है। और कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपनी जिन मॉडर्न बहुओं पर इतना गुमान है वही तेरी बहू एक दिन मोटी हो जाए, क्योंकि मॉडल्स का करियर ज्यादा लंबा नहीं होता। वो तेरी गलतफहमी है, तू देख ले, और मेरी बहू जैसी है वैसी ही रहेगी। वो तो समय ही बताएगा। हाँ। अर्चना की सहेली अर्चना की सभी बातों का मुंह तोड़ जवाब देती है। अपनी सहेली की ऐसी बातें सुनकर अर्चना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। क्या हुआ सासू माँ, आप तो बहुत जल्दी आ गए। हाँ बहू, जहाँ मेरी बहुओं की इज्जत ना हो मैं भला वहाँ क्या करूँगी। अच्छा बहू, खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। माँ जी, आपको पहले बताना चाहिए था, क्योंकि आप बाहर गई थी, इसलिए हम तीनों ने नौकरानी की आज जल्दी छुट्टी कर दी। घर में खाना नहीं है, हम तीनों ने तो आज बाहर से ही मंगवा कर खाया था। पर माँ जी, हम तीनों बहुत थक गए। आप तो जानती हो ना कि हम घर का कोई काम नहीं करते, आखिर हम तीनों मॉडल जो हैं। अच्छा, आप अपने अपने खाने का देख लीजिए, हम तीनों आराम करने जा रही हैं। इतना बोलकर अर्चना की तीनों मॉडर्न बहू वहाँ से चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ अर्चना की तीनों बहुओं का करियर भी खत्म हो जाता है। अरे बहू, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम तीनों कुछ काम ही नहीं कर रही हो। माँ जी, काम पर जाने के लिए काम भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, हमने बाहर से खाना मंगवाया है, हमारा खाना आ जाए तो बता देना। इस तरह से अर्चना की तीनों बहू घर का कोई काम नहीं करती और हर समय बाहर का खाना खाती, जिस वजह से बहुत जल्द अर्चना की तीनों बहू मोटी हो जाती है। अरे कैसी बहू लेकर आई थी मैं, और अब देखो इन तीनों को, कैसी सांड हो गई हैं। हर समय तीनों का मुंह चलता रहता है। तो सासू माँ, आप क्या चाहती हो, हम कुछ ना खाएं? अरे तुम तीनों को जो भी ठूसना है ठूस लो, कम से कम घर का काम तो कर लो, क्योंकि बाहर का काम तो अब तुम तीनों से होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी ये अकड़ है ना जो मुझे मत दिखाना। पहले मैं तुम तीनों की बकवास सुनती थी, क्योंकि तुम तीनों पहले मॉडल थी, और अब तुम तीनों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। इसीलिए ना ये भैंसों वाली अकड़ ना मुझे मत दिखाना। इस तरह से अर्चना अपनी तीनों बहुओं को खरी खोटी सुनाती है और उनके मोटापे के लिए उन्हें ताने देती है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब भी अर्चना की तीनों बहू पतली होने के बजाय मोटी होती जाती है। तुम तीनों फिर से खाने के लिए बैठ गई। अरे मैंने कितनी बार तुम तीनों को कहा है कि घर का काम किया करो, एक्सरसाइज किया करो, और दिन में सिर्फ एक टाइम ही खाना खाया करो। सासू माँ, ऐसे तो हम तीनों मर जाएंगे, और इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हमें अब काम नहीं मिल रहा है तो हाँ, और वैसे भी मोटे होने में क्या खराबी है? हम तो मोटे होकर भी सुंदर लग रहे हैं। तुम तीनों ना अपनी ये मोटापे वाली सुंदरता अपने पास ही रखो। तुम तीनों की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। जिनकी बहुओं को मैं मोटा कहकर उनको भला बुरा कहती थी, आज वही औरतें मुझे ना तुम्हारी वजह से सुना रही हैं। इतना बोलकर अर्चना वहाँ से चली जाती है। अर्चना की ऐसी बातें सुनकर अर्चना की तीनों मॉडर्न बहू को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों अपना वजन कम करने की कोशिश करती है, पर सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। माँ जी, आप हर समय हमें इस तरह से मत सुनाया करिए। हम तीनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पतली नहीं हो रही, तो हमारी क्या गलती है इसमें? सही कहा तुमने, सारी गलती मेरी है। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मेरे और भी 2 बेटे हैं, अब मैं उनकी शादी पतली कमर वाली लड़की से करवाऊंगी। जब मेरे घर में पतली कमर वाली बहुएं आएंगी ना, तो आज जो मोहल्ले वाले मुझे ताने दे रहे हैं ना, कल वो मेरी वाहवाही करेंगे। इस तरह से बहुत जल्द अर्चना अपने दोनों बेटों की शादी पतली कमर वाली लड़कियों से करवा देती है, जिनका नाम पूजा और आरती होता है। पूजा और आरती इतनी पतली होती है कि अगर वो थोड़ा सा भी घर का काम कर लेती तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं। माँ जी, आप तो जानते हो ना हम दोनों कितनी पतली हैं। हम दोनों को तो डर लगता है, अगर हमने भारी चीज उठा ली तो कहीं हमारी पतली कमर ना टूट जाए। माँ जी, हम इतनी ज्यादा मोटी हैं कि हमसे घर का कोई काम नहीं होता। अब खुद को संभालें या फिर घर का काम करें। इस तरह से सपना, पूजा, आरती, कोमल और दिव्या वहाँ से चली जाती है। थैंक यू सो मच मेरी पतली कमर वाली देवरानी। इसमें थैंक यू की क्या बात है दीदी? मैंने भी कुछ दिनों में देखा है माँ जी का व्यवहार। माँ जी को सुधारना बहुत जरूरी है।
तो अब हम पांचों को मिलकर एक मुट्ठी बनना होगा ताकि माँ जी सुधर जाए। इस तरह से अर्चना की बहुएं एक हो जाती है और अर्चना को इस बात की खबर भी नहीं लगती। बेचारी अर्चना अपनी पांचों बहुओं से परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अपनी पांचों ही बहू से कोई सुख नहीं मिलता। हे भगवान, ये क्या हो गया? ना 3 मॉडल मोटी बहुओं का सुख मिला, ना ही ये पतली कमर वाली 2 बहुओं को लाकर। सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे आज अपने कर्मों की सजा मिल रही है। अब से मैं कभी भी किसी को ताने नहीं दिया करूंगी। इस तरह से अर्चना को उसके किए की सजा मिलती है, जिसके बाद अर्चना सुधर जाती है और फिर कभी दूसरों की बहुओं में कमी नहीं निकालती। एक चुड़ैल जो कि सफेद साड़ी में होती है, वो रोती हुई गांव में जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद वो हवा में उड़ती है और गुस्से से बोलती है, कोई नहीं बचेगा। जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, अब वो सब देखेंगे एक विधवा चुड़ैल का बदला। मैं हर इंसान से बदला लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन हरिया और रामू नाम के 2 आदमी आपस में बात करते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि जैसे उनके साथ और भी कोई चल रहा है, जिसके बाद हरिया रामू से बोलता है, दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के अलावा भी कोई तीसरा हमारे साथ चल रहा है। लगता है आज तूने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली। अरे तुझे कितनी बार बोला है, जब फ्री की शराब मिले तो इतना मत पिया कर कि तू अपना होशो हवास खो दे। इस तरह से रामू उसकी बातों को अनसुना करके एक बार फिर से चलने लगता है। तभी एक विधवा औरत भागती हुई पीछे से उन दोनों को आवाज देती है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने सामने एक सुंदर सी विधवा औरत को देख उनके अंदर का जानवर जाग जाता है। वो दोनों उसे बुरी नजरों से देख ही रहे होते हैं तो विधवा औरत उन दोनों से बोलती है, साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरी बूढ़ी सास के। उस सुंदर विधवा औरत को देख रामू और हरिया भी उसे गंदी नजरों से देखने लग जाते हैं, जिसके बाद रामू उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर उससे बोल, अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। चलो तुम हमारे साथ चलो। है। इस तरह से रामू और हरिया उस औरत को जंगल में ले जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वो विधवा औरत और जोर जोर से हंसने लगती है और हवा में उड़ने लगती है, जिसके बाद वो औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों मूर्खों को लगता है कि तुम दोनों मुझे यहाँ लेकर आए, जबकि सच तो ये है कि तुम दोनों मुझे यहाँ नहीं बल्कि तुम दोनों को तुम्हारी मौत यहाँ लेकर आई है। मैं वही विधवा आशा हूँ जिसके साथ तुम दोनों ने और तुम्हारे कुछ साथियों ने बदतमीजी की थी। आज मैं उसी बदतमीजी का बदला लेने के लिए आई हूँ। इतना बोलकर वो चुड़ैल उन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों को जब जंगल के बाहर उन दोनों की लाशें मिलती हैं, जिसके बाद पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। अब ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं और एक बार फिर वो चुड़ैल उस गांव में आती है जहां एक आदमी अपनी बीवी से लड़कर घर के बाहर सो रहा होता है। उस आदमी को घर के बाहर सोता देख चुड़ैल फिर से एक सुंदर विधवा औरत का रूप ले लेती है और उस आदमी के पास जाकर कहती है, साहब उठो ना साहब। चुड़ैल की आवाज सुनकर वो आदमी उठता है, जिसके बाद चुड़ैल उसे सम्मोहित कर लेती है और उसे अपने साथ जंगल की ओर ले जाती है। तभी उस आदमी की बीवी अपने पति को एक विधवा के साथ जाते हुए देख लेती है और वो अपने पति और उस विधवा औरत का पीछा करती है, जहाँ वो देखती है कि वो विधवा औरत एक चुड़ैल बन चुकी है और चुड़ैल बनने के बाद उसके पति को मार देती है। ये हादसा देखकर वो औरत बेहोश हो जाती है और अगली सुबह जब होश में आती है तो वो खुद को गाँव के अंदर पाती है, जहाँ कुछ गाँव वाले उससे बोलते हैं, अरे क्या हुआ था तुम्हें? तुम आज सुबह हम सबको जंगल के बाहर बेहोश मिली, आखिर तुम जंगल में क्या कर रही थी? अब वो औरत रोती हुई सारी बात गांव वालों को बताती है। जब सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में पता चलता है तो वे सब डर जाते हैं और गांव के पंडित के पास जाकर सारी बात उस पंडित को बताते हैं, जिसके बाद पंडित सभी गांव वालों को रात में मंदिर के पास आने के लिए बोलता है। रात होते ही सभी गांव वाले मंदिर के पास जाकर जमा हो जाते हैं और जब चुड़ैल अपने कातिलों से अपनी मौत का बदला लेने आती है तो वहां गांव में किसी को नहीं देखती, जिसके बाद उसकी नज़र गांव की भीड़ पर पड़ती है जो कि एक मंदिर के आगे होती है। अब चुड़ैल मंदिर के पास जाती है परंतु मंदिर के अंदर नहीं जा पाती, जिसके बाद वो चिल्लाती हुई पंडित से बोलती है, मेरे गुनहगारों को मंदिर के अंदर छुपाकर तूने सही नहीं किया।
आखिर कब तक मेरे गुनहगारों को मंदिर के अंदर बिठा कर रखेगा? आखिर कौन हो तुम और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमें बताओ, कौन है तुम्हारा गुनहगार? पंडित के बोलने पर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तब सभी गांव वाले आशा को देख हैरान रह जाते हैं। इसके बाद विधवा चुड़ैल सभी गांव वालों से बोलती है, मैं वही आशा हूँ जिसे तुम सभी गांव वालों ने पत्थरों से मार मार कर इस गांव से निकाल दिया था। उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी। आशा नाम की औरत जो कि काफी गरीब होती है, उसके पति की हालत भी काफी खराब होती है। आशा अपने बीमार पति की हालत देखकर आधी रात को मनोज नाम के एक व्यक्ति के घर जाती है और उससे बोलती है, साहब, मैं आशा हूँ, किशोर की पत्नी। उन्होंने आपके पास काम किया था। आज उनकी तबीयत बहुत खराब है। अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हमारे कुछ पैसे आपके पास रह गए हैं। पैसे चाहिए? मिल जाएंगे, बस एक रात मेरे साथ रह लो। कभी नहीं। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है, परंतु जब तक वो घर जाती है उसके पति का देहांत हो चुका था। अब आशा बिल्कुल अकेली थी। सभी लोग उसे गंदी नजरों से देखा करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी आशा अपने घर से बाहर निकलती तो सभी गांव वाले उसे विधवा बोलकर ताने दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब आशा पानी भरने के लिए कुएं के पास जा रही होती है तो एक औरत, पता नहीं कैसी औरत है, शादी करके जब ससुराल आई तो सास को खा गई और अभी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है, पति को भी खा गई है मनोज। सही बोल रही हो बहन, अगर हम रोज सुबह शाम ऐसी औरतों का मुंह देखेंगे तो हमारे घर की खुशियां भी भंग हो जाएंगी। चलो यहाँ से। औरतों की ये बात सुनकर आशा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो रोती हुई घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब मनोज और उसके साथियों की नजर हर समय आशा पर ही होती है। ऐसे ही एक रात का समय होता है। आशा पानी लेकर घर जा रही होती है। तभी मनोज और उसके साथी उसे घेर लेते हैं और उसके हाथ से पानी का मटका फेंक देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और एक पेड़ से बांधकर उसके साथ बदतमीजी करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब आशा इंसाफ के लिए सरपंच के पास जाती है, परंतु बिना उसकी बात सुने सरपंच ये बात सभी गांव वालों को बता देता है, जिसके बाद सभी लोग आशा को पत्थरों से मारते हैं और गांव से निकाल देते हैं। उस दिन गांव से निकलने के बाद मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं था और इसीलिए मैंने एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली और आज मैं यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। अगर तुम लोगों ने उस मनोज को बचाया तो मैं तुम सब गांव वालों से अपनी मौत का बदला लूंगी। आखिर तुम सब भी तो मेरे गुनहगार हो। आशा, हम सभी गांव वालों को और हम औरतों को माफ कर दो। एक औरत होकर हम तुम्हारे दर्द को ना समझ सके और हमने तुम्हारे गुनहगारों का साथ दिया, तुम्हें पत्थरों से मारा और इस गांव से निकाल दिया। पर तुम चिंता मत करो, आज इस मनोज को इसके किए की सजा मिलेगी ही। नीतू बिल्कुल सही कह रही है आशा, परंतु तुम्हें भी हम सभी गांव वालों से एक वादा करना होगा। मनोज को मारने के बाद तुम गांव वालों को कुछ नहीं करोगी और यहाँ से चली जाओगी। ठीक है। अब सभी गांव वाले मनोज को मंदिर से घसीटते हुए चुड़ैल के हाथों में सौंप देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल मनोज को भी वही मौत देती है जो इससे पहले उसने उसके बाकी साथियों को दी थी। मनोज को मारने के बाद चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है।